Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel, and this is the second part of the quadratic equation, and in this part we are going to discuss about the exercise 4.1. Now let us start. So first question is check whether the following quadratic equations are quadratic equation. बोल रहे कि बताओ कि जो गिवन आपको इक्वेशंस गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक है, यस और नो. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं. गॉट इट. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से. क्लियर, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, who can represent the following situation in the form of quadratic equation. यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, वो कह रहे हैं उन सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको. मतलब उसको सोल्व नहीं करना, उसको रिप्रेजेंट करना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गॉट इट. यानी आप सोल्व भी कर सकते हो बट आपको रिप्रेजेंट करना है. गॉट इट. फर्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर. द एरिया of a rectangular park is 528 square meter. The length of the plot is one more than twice its breadth. देखो बेटा इसने क्या कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है. यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं. बोल रहे हैं देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, लेट ए बी सी एंड डी. वो कह रहे जो इसका एरिया है, यानी एरिया गिवन है, एरिया इज 528 स्क्वायर मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज वन मोर. रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है ना वो एक ज्यादा. मोर, मोर का मतलब ज्यादा. देखो बेटा जब भी कुछ टर्म्स आए आपको, मोर, मोर का मतलब प्लस, लेस, लेस का मतलब क्या है जी, माइनस, यानी कम है. बोल रहा है टाइम्स, है ना, टाइम्स, टाइम्स का मतलब इनटू, कितने टाइम्स है, कितने गुणा है. गॉट इट. बोल रहे हैं कि आपको ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है ना. देखो ट्वाइस का मतलब होगा टू टाइम्स, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स यानी दो गुणा. थ्राइस, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स. गॉट इट. यानी आपको कुछ पॉइंट याद रखने. मोर का मतलब ज्यादा यानी प्लस करना है, कुछ लेस का मतलब कम है, कुछ कम है कुछ चीज, ठीक है ना. टाइम्स का मतलब कुछ इनटू यानी कुछ गुणा है, कितने गुणा है, कितने टाइम्स है किसी का. गॉट इट. ट्वाइस, थ्राइस, गॉट इट. कुछ इस तरह से बात करते उसने कहा कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो कितना है, इज वन मोर, यानी एक ज्यादा है. देन, अब देन जो वर्ड रखा है, देन कर रहा है, देन मतलब कंपेयर कर रहा है, किससे ज्यादा है, देन कर रहा है कंपेयर कि किससे ज्यादा है. देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ के टू टाइम्स से एक ज्यादा, यानी लेंथ कुछ इस टाइप से है. यानी जो लेंथ है, लेंथ इज वन मोर, कितना है जी, वन मोर, यानी एक ज्यादा है. किससे बेटा, तो कह रहा है ब्रेथ के टू टाइम्स से, यानी टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ, उससे कितना ज्यादा है, वन ज्यादा है. वन मोर यानी वन मोर, मोर मतलब प्लस करना है, लेस मतलब माइनस करना है. गोट इट. कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है. क्लियर. आपको उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. और फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी कि एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना था बेटा, 528 स्क्वायर मीटर, ये था. क्लियर. अब देखो जी, यानी अगर आपके पास ब्रेथ होगी तो आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. क्यों, क्योंकि लेंथ जो है ना वो ब्रेथ का टू टाइम्स है, यानी कि अगर हमको ब्रेथ पता होगा तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं. यही है ना. क्लियर. नाउ लेट, लेट करते नहीं पता तो हमने लेट कर लिया कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना बेटा, एक्स मीटर. अगर ब्रेथ हमारे पास एक्स मीटर है देन लेंथ कितना होगा भाई, टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस वन, यही तो था ना. तो लेंथ कितना हो, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1. क्यों, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज x मीटर, सो लेंथ विल बिकम 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. गॉट इट. और ब्रेथ हमारे पास कितना रखिए, ब्रेथ हमने x मीटर लेट कर लिया. नाउ
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से होगी? अब देखो बेटा जी, उसने कहा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 528। अब एरिया क्या होता है? देखो बेटा सबको पता है, वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया गिवन है, एरिया इज 528 एंड लेंथ इज 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है? ब्रेथ इज x, यही तो है ना। नाउ 528 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 2x² + x। अब देखो बेटा वेरिएबल x है ना, अब x की हाईएस्ट पावर जो आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर कितना है? 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रखा है नहीं, इन इसको हम उधर लेके जाएं तो हमारे पास 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू किसके? 0 को इक्वल है, तो क्या बन गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यही फॉर्मेशन करना था, यानी इस अगर हमारे पास कोई इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया 528 स्क्वायर मीटर है एंड लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मोर, है नी, एक ज्यादा भी तो है ना, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। सो नोट इट डाउन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहीं तक इसको सोल्व करना था। क्लियर? आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। नो, नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी सेकंड का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। प्रोडक्ट जो है ना 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, consecutive पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है? 306। क्लियर? उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन करना है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बात कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव, बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव की। यहां पर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो बेटा बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या होगा? देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट कर लो हमारे पास कोई नंबर है 2, 3, 4, कुछ भी लेट कर लो, हमने कहा 1 हमारे पास कोई नंबर है। अगर आप क्या करना है, इस 1 में क्या करते चले जाओ, एक ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर 2 आएगा, फिर इसमें एक ऐड और करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। इस 3 में एक और ऐड कर दो तो कितना आएगा? 4। 4 में +1 कीजिए, फिर से 5, यानी आप +1 करते जाएंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट नंबर आएगा। सो दैट इज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम हर एक नंबर में क्या करते हैं? +1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं, जैसे हम एपी में करते थे, गोट इट, एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते, तो यहाँ पर भी एक कॉमन डिफरेंस ऐड करें, दैट इज 1। कितना कर रहे हैं? 1। हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर और एक नेक्स्ट टर्म हमको वहां पर मिल रही है, तो हम कितना ऐड करते हैं? 1। अब देखो बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? यानी फिलहाल तो क्वेश्चन में था आपके पास कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, में भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा इंटीजर्स कैसे हैं? पॉजिटिव, और बात कैसी कर रहा है? इवन की। सो इसका मतलब इवन का मतलब वो सारे इवन नंबर की बात करेगा, यानी अगर हमारे पास पहला इवन नंबर, फिर उसके बाद का कौन सा इवन नंबर, फिर उसके बाद का कौन सा इवन नंबर। क्लियर? तो सबसे पहला इवन कौन सा होगा? 2। अब 2 के बाद का जो नंबर होगा, क्लियर, वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं? देखो हमारे पास क्या होगा? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 एंड सो ऑन, यही तो होगा। लेकिन हमको पता चला कि इसको गेन करने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ रहा है? 2 ऐड करना पड़ रहा है। फिर कितने का डिफरेंस है? फिर 2 का। फिर कितने का डिफरेंस है? फिर भी 2 का, यानी कि 2 2 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर हमको कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम प्रीसीडिंग नंबर के अंदर 2 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 2। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर x है, क्या है? x, और मेरे को क्या चाहिए? इस x का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
इवन नंबर चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इवन है पॉजिटिव, तो इवन के लिए हम क्या करेंगे, इस x के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो हमारे पास x प्लस 2 आएगा, यानी x का कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर क्या है, x प्लस 2 है। और यहां पर हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर x है सो उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1, कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए। बात करते हैं हम ओड की, सेम जैसे यहां पर था ऐसे ही ओड के लिए बात कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कैसे हैं, ओड है। अब पहला ओड नंबर कौन सा है, 1, 1 के बाद 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सो देखो बेटा यहां पर भी कितना डिफरेंस है, यहां पर भी हमने +2 +2 +2 +2 यानी 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर यानी हमारे पास कोई ओड नंबर है, लेट अस से x, और उस x का ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, हमने क्या करना है, बस +2 करना है, यानी x प्लस 2 इसका ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर? सो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का सेकंड पार्ट, तो बोल रहा था आपको कि हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है और उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 306। मतलब लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हमने कहा, x हमने लेट कर लिया। इसका अब इंटीजर x का पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, नाउ द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन से बेटा, x और x प्लस 1। अगर हमारे पास कोई नंबर हमने लेट किया x है तो उस x का पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, x और x प्लस 1। क्लियर? x तो खुद है ही और x प्लस 1, अगर उनका प्रोडक्ट यानी क्या, x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना है, 306। सो सिंप्लीफाई कीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट देखिए बेटा, वो बोल रहा है आपको रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर यानी रोहन की मदर जो है ना वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। कितनी है, 26 ईयर्स बड़ी है। यानी कब पता चला होगा, यानी इसका मतलब उस रोहन की मदर की एज से रोहन की एज को हमने क्या किया, माइनस किया होगा, या फिर रोहन की एज में हमने उस है ना उस की मदर का जो डिफरेंस है वो हमने ऐड किया होगा। ये तो रहा होगा ना भाई, कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। अब विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। नाउ विल बी 360। ओके देखो जी, उन यानी रोहन और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 ईयर्स इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 306। करे अब क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी या फिर रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब पता नहीं भैया क्या होगी, लेट करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो बेटा, करे रोहन की मदर रोहन से कितना ज्यादा है, 26। इसका मतलब क्या, अगर मैं रोहन की एज निकालू तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी, हाँ है ना, ये तो है ना। अब मान लो रोहन की एज 10 ईयर्स है, रोहन की एज हमने लेट किया कि रोहन की एज जो है वो 10 ईयर्स है। क्या रोहन की मदर जो है ना, यानी रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितनी ज्यादा है, 26 ईयर्स, यानी कितना आएगा 36 ईयर्स की उसकी मदर थी। कब पता चला, जब हमने रोहन की एज का हमको पता था। क्लियर, ये है ना। या फिर अगर मेरे को रोहन की मदर की एज अगर हमको पता हो तो हम उसमें से 26 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही तो है ना। अब देखो बेटा, अब लेट कर लो कि रोहन की परसेंटेज लेट करना। क्लियर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
रोहन कितना है बेटा जी, हमने कहा भैया x ईयर्स है, नहीं पता तो हमने कहा x ईयर्स जो है रोहन की प्रेजेंट एज है। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, यानी इसको m लिख रहा हूं कैपिटल M, और रोहन की एज को कैपिटल R। गॉट इट। कितना है वो कह रहा है रोहन से बेटा जी 26 ईयर्स ज्यादा है, यानी रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, यानी रोहन की x है और उसकी मदर कितने है 26 ज्यादा है, यानी x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स, यानी रोहन अगर x है तो उसकी मदर उससे 26 ज्यादा है, यानी रोहन से 26 ज्यादा है। क्लियर। नाउ उसने क्या कहा था कि बेटा जी आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 306, यानी 360 हो जाएगा। देखो आफ्टर 3 ईयर्स, अब बात करते हैं 3 साल फ्यूचर की, नहीं अगले 3 साल की। आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के बाद उसने कहा बेटा जी उनकी एज का प्रोडक्ट, यानी कि रोहन्स एज इनटू मदर्स एज कितना हो जाएगा 360 आफ्टर 3 ईयर्स। अब अगर 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 3 साल बेटा जी रोहन की भी एज बड़ी होगी ना 3 साल बाद, और इसकी मदर की एज भी 3 साल बड़ी होगी। क्लियर, यही है ना। अगर सपोज करो आज आप 2022 में हो और मैं बात करूं 2025 की, तो 3 साल एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आप लोगों की, बढ़ेगी ना। तो ऐसे इनकी भी तो एज बढ़ी होगी 3 ईयर्स। गॉट इट। सो रोहन की जो आज है उसमें 3 ईयर्स बढ़ा होगा, यानी x प्लस 3, और रोहन की मदर की एज कितनी है x प्लस 26, तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू 360। नाउ हियर वी हैव x प्लस 3 इनटू x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अगर आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा क्वाड्रेटिक, देखो ना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कीजिए, यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रखा है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ अब बात करते हैं 4th पार्ट की। देखो बेटा जरा 4th पार्ट, a train travels a distance of 480 किलोमीटर पर आवर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो ना एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या है ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, कह कुछ एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। यानी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या जी, वहां पर स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, स्पीड एक ही जैसा है। क्लियर। आफ्टर दैट if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to travel the same distance। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी वो स्पीड कम होती, कितना कम होती 8 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले जो भी स्पीड रही होगी उस स्पीड से अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम कर दूं तो उसको 3 आवर्स यानी 3 आवर्स उसको ज्यादा लगेंगे। क्लियर, बिल्कुल सही बात। देखो बेटा जी, अगर सपोज करो आपके पास कोई कार बाइक या जो भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपके पास स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपको पास स्पीड हम कम कर दे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, यानी स्पीड ज्यादा तो टाइम कम और स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। सबको पता है बात ना। कह रहा जी वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कह रहा हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना, स्पीड। क्या फाइंड करना है जी, स्पीड, यानी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो आप स्पीड पहले तो स्पीड लेट कर लो ट्रेन की कि स्पीड जो है ना वो कितना है, हमने कहा x किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू कितना मान लिया बेटा आपने कहा कि भैया x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रही। अच्छा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है बेटा 480 किलोमीटर। कितना है जी 480 किलोमीटर, ये है ना। अच्छा उसको कितना टाइम लगा होगा,
अब टाइम कितना, टाइम t1 कितना है बेटा, टाइम कितना होगा भाई 480 अपॉन स्पीड। भाई टाइम तो ये होगा ना, भाई टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता ना। अब उसने एक चीज और कही आप लोगों को कि बेटा अगर उसकी स्पीड में कम कर दूं, उसकी स्पीड में क्या कर दूं, कम। यहां लिखते हैं इफ द स्पीड, इफ द न्यू स्पीड, इफ द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, वो कितना है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, कह रहा है कि जो पहले थी ना उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम है। यानी पहले कितना था x किलोमीटर पर आवर, अब कितना करा है 8 किलोमीटर कम कर दो, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर अब उसकी न्यू स्पीड है। और डिस्टेंस कितना करे, डिस्टेंस तो सेम है बेटा जी 480 किलोमीटर, पर डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है बेटा, वही 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, क्लियर। अब कर रहा है बेटा जी उसको 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं 3 आवर्स ज्यादा, यानी उसको पहले जो भी टाइम लगता था अब नया टाइम जो है ना उससे 3 घंटे ज्यादा है। अब लेट कर लो, पहले टाइम t लग रहा था, लेट द टाइम टेकन इनिशियली, इनिशियली मतलब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कितना लग रहा है उसको, हमने कहा भाई टाइम t1 उसको लग रहा था। अब उसको जो टाइम, अब हमने बात कर इस कंडीशन के लिए यानी केस सेकंड, अब उसको कितना टाइम लग रहा, लेट द न्यू टाइम टेकन, हमने कहा कि t2 कितना लग रहा है t2, लेकिन उसने कहा था कि जो टाइम t2 है ना, जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है, यानी 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि वी हैव कि जो भैया न्यू टाइम है ना वो कितना है, वो पुराने टाइम से कितना 3 आवर्स ज्यादा। ये तो कहा था ना उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते अगर उसकी स्पीड कम होती, तो इसको 3 आवर्स ज्यादा लगते, लेकिन किस आवर्स किस टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगते, अरे पिछले टाइम यानी पुराने टाइम से तो 3 घंटे ज्यादा लगते ना उसको, क्लियर। अब देखो बेटा, अब टाइम कहां से आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है ना, यानी कि अगर हम इसको इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब t2 मतलब टाइम 2, अब टाइम 2 कितना है बेटा जी, ये देखो टाइम क्या होगा, अब हमको पता है टाइम होता है भैया जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, टाइम 2 यानी 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x माइनस 8, कितना है जी x माइनस 8, ये हमारे पास क्या है जी टाइम 2 माइनस टाइम 1, टाइम 1 कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, यहां से हमारे पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो इसका एलसीएम लीजिए, इसको सोल्व कीजिए, हमारे पास क्या बनेगी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2। सो जो 4.2 एक्सरसाइज है वहां पर आपको करना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने, रूट्स फाइंड आउट करने, क्लियर। सो 4.2 की बात करते हैं, वहां पर आपको रूट फाइंड करने। क्या फाइंड करना है बेटा जी, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा जो रूट्स होते हैं ना और जो जीरोस होती है वो एक ही चीज है, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो उसके रूट्स हैं वही उसके जीरोस हैं, क्लियर क्लियर। अब देखो बेटा जी एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको सॉल्व किस तरह से करना है। एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स और द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कैसे करोगे, देखो बेटा जो आपको 4.2 में करना है, हमको क्या करना है, जो हमारे पास जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है हमको उसको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट, क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है। अब देखो मिडिल टर्म को कैसे करें, देखो बेटा अब हमारे पास जो x जो वेरिएबल है, जो x जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो सबसे पहले x पावर 2,
फिर x टू दी पावर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब x की पावर 0 है, तो इसमें क्या बीच में कौन रखा है x की पावर 1 ना, तो जो x की पावर 1 जो है इसका जो कोफिशिएंट है हमको इसको स्प्लिट करना होता है। अब किस तरह से वो आप सबको अच्छे से आता है, देखो बेटा फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है ना। अब देखो बेटा अभी हमारे पास देखो सबसे एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास जो वेरिएबल है x है ना, जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना है बेटा जी 1। अब करना क्या है, स्टेप फर्स्ट जो है आपका है, जो आपका स्टेप फर्स्ट है वो आपको ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट टर्म में, किस में करनी है जी कांस्टेंट में, यानी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 कितना आएगा बेटा जी 1। ये आपको माइंड में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है अपने, इसको आपको लिखना नहीं है इस तरह से, आपको शो नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि भैया जी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हमने कांस्टेंट में की तो हमारे पास कितना रखा है 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास स्टेप 2 यानी स्टेप सेकंड, करना क्या देखो बेटा, अब इसको एज इट इज उतार लो, क्या कर लो इसको एज इट इज उतार लो बस, किसको इस 2 को छोड़ करके, इस 2 को छोड़ करके। अब देखो बेटा यानी कि देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस उतारा, हमने कहा इस 2 की जगह हमने एक ब्रैकेट छोड़ दिया इनटू एक्स, मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू एक्स ही तो है ना भाई, हमने कहा कि ये 2 लिखा है यहाँ पर 2 इंटू एक्स देन प्लस देन 1 इज इक्वल टू 0, सब कुछ एज इट इज है बस इस 2 को छोड़ करके, ये है ना। अब देखो इस स्टेप 2 में करना क्या आपको, जो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसका जो साइन है वो साइन आएगा इस ब्रैकेट के अंदर यानी प्लस, क्या है प्लस, क्या रखा है प्लस। अब ये जो 2 था इस 2 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है 2 नंबर में, यानी हमने यहाँ पर a और b यानी 2 नंबर में हमने इसको क्या कर लिया स्प्लिट कर लिया, a और b में हमने क्या कर लिया इसको स्प्लिट कर लिया। अब आपको फाइंड करना है, देखो बेटा अब आपको फाइंड करना है a और b, आपको करना है a कोमा b है क्या, कि भैया a कोमा b है क्या, ऐसे कौन से नंबर है a b, मैं क्या रखूं a b की जगह, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या देखो प्लस, तो प्लस किसकी जगह था 2 की, तो प्लस करने के बाद 2 आना चाहिए, यानी कि a प्लस b कितना है 2। अगर यहां पर होता बेटा माइनस तो a माइनस b 2 आना चाहिए, ठीक है ना, विद साइन, ये साइन के साथ। सो a प्लस b है तो a प्लस b 2 आएगा, अगर मैं कहता माइनस तो a माइनस b 2 आना चाहिए था, क्लियर है। देखो यानी फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि बेटा जी हमने अभी भी सबसे पहला स्टेप जो था जो आपको माइंड में रखना था क्या था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके कितना रखा था 1, यानी कि इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए जो वहां पर आया था, जिसको आपको कहा था कि बेटा इसको आपको शो नहीं करना, आपको माइंड में रखना, गॉट इट। सो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी करके कितना आना चाहिए 1। तो बताओ बेटा जी ऐसे कौन से 2 नंबर है, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 1 आए और प्लस करे तो बेटा 2 आए, तो कौन सा है 1 और 1, यानी 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, गॉट इट। यानी यहाँ पर और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी सपोज करो यहाँ पर तो अभी 1,1 है, अब मान लो मेरे पास है 4,2, मान लो कोई ऐसा नंबर है 4,2, क्लियर। तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको हम a ऐड करेंगे, यानी जो लार्जर नंबर उसको a और जो स्मॉलर नंबर उसको हम b, क्लियर है। यानी जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में वो a होगा, वो यानी यहाँ फर्स्ट प्लेस पर होगा, और जो b होगा उसको सेकंड प्लेस पर प्लेस करेंगे, गॉट इट। बताएंगे उसका भी, उसका रीजन क्या है, क्लियर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को। बात करते हैं यहाँ पर, सो एक्स स्क्वायर प्लस भाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी ना। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करो, 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब करना क्या है, जो हमारे पास यहां से यहाँ रखा इसमें से कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन, और लास्ट की 2 टर्म्स में से यहां से कॉमन लेना है, यानी कि शुरू की 2 टर्म्स यानी स्टार्टिंग की 2 टर्म्स वहां से कॉमन लोगे, लास्ट की जो 2 टर्म्स है वहां से कुछ कॉमन लोगे, क्लियर। बात करते हैं यहां से आपने कॉमन कितना लिया बेटा जी, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, देखो 1 तो है ना, यानी यहां पर 1 आपने कॉमन लिया और क्या एक्स स्क्वायर और यहां पर x, तो कितना आएगा 1x आपने कॉमन लिया, यानी कि आपने x यहां से कॉमन लिया, क्या बच रहा है आपके पास x प्लस 1। नाउ
अब देखो बेटा, जो सेकंड वाला होगा ना, जो सेकंड टर्म यानी जो सेकंड यहां से जो कॉमन लोगे सेकंड पार्ट से, तो इसका जो साइन होगा वो साइन हम बाहर लेंगे। सपोज करो अभी तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आप लोगे कॉमन। क्लियर? अगर यहां पर माइनस होता ना तो आप लोग माइनस कॉमन लोगे, प्लस है तो आपने प्लस कॉमन लिया है। क्लियर? अब यहां पर कुछ भी कॉमन है तो कितना ले बेटा, 1। हमारे पास क्या बच रहा है, x + 1 = 0। नाउ अब एक चीज देखो बेटा, अब हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो ये ब्रैकेट्स आएंगे ये कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम विद देयर साइन, सेम विद देयर साइन, ये सेम होना चाहिए ब्रैकेट्स बेटा, ध्यान रखना। मैं इसको इधर लिख रहा हूं कि ये जो ब्रैकेट है ये कैसे होने चाहिए, ये सेम होना चाहिए, सेम विद साइन, साइन के साथ सेम होना चाहिए। प्लस का x है, ये भी x प्लस है, 1 प्लस है यहां पर भी 1 प्लस का, गॉट इट, यानी साइन सेम होना चाहिए। अब देखो बेटा, अब हमारे पास यहां पर दो टर्म यानी दो नंबर, एक नंबर ये है, एक प्लस के बाद एक नंबर ये है, कंप्लीट टर्म। अगर हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या, ये ब्रैकेट x + 1 कॉमन लिया तो कितना बच रहा है, यहां पर x और वहां पर +1, यानी हमारे पास कुछ इस टाइप से, यानी x + 1 आपने कॉमन लिया। अगर आप यहां से x + 1 कॉमन ले रहे, क्या बच रहा है, x प्लस, आपने यहां से x + 1 कॉमन लिया, क्या बच रहा है, 1 = 0। अब करना क्या है आपको, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है। क्लियर भाई? इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है ना भाई, x + 1 × x + 1 = 0। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा, तभी तो 0 आई होगी ना। इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0, तो इसलिए हम इक्वल टू दोनों को क्या करते हैं, इक्वल 0 करते हैं। नाउ भैया x + 1 = 0 एंड x + 1 = 0, हमने दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ से। सो x की वैल्यू कितने रखी, -1, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितने रखी, -1। सो जो आपके पास जो वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी, जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगे, वो रूट्स होंगे। क्या होंगे, वो रूट्स होंगे। यानी रूट्स कितने हैं इस इक्वेशन के, यानी इसके जो रूट्स आ रखे हैं, इसके रूट्स आ रखे हैं x = -1, -1, ये तो है ना, -1 और -1, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से पुट कर दिया। गॉट इट? सो आपको कुछ इस तरह क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 4.2 में करने हैं। सो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। गॉट इट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों तक क्या करें, उसको शेयर करें। गॉट इट? एंड थैंक यू सो मच।